आज एक मिडिल क्लास आदमी जो कराची में रहता है उसकी क्या ज़िंदगी है, ना उसके पास सड़क है, ना उसके पास बिजली, गैस, पानी। वो इसी मसाइल में घिरा हुआ है। मास्टर्स किए हुए लोग, एमबीए किए हुए लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उस छोटी सी 30-40 हज़ार की जॉब के लिए। क्या टीएमसी अपना काम कर रहा है, क्या केएमसी अपना काम कर रहा है, क्या बल्दियाती इदारे जो दूसरे हैं, क्या हुकूमत अपना काम कर रही है? अगर कर रही होती तो ये मसाइल नहीं होते। मेयर कराची तो कहते हैं कि हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, जब हम सब उनसे बात करते हैं तो वो अपनी 106 सड़कें गिनवा देते। गुर्बत इंसाफ से ख़त्म होती है, ना कि ज़कात खैरात बांटने से ख़त्म होती है। और यही जो हम रमज़ान में लोगों को समझाते हैं ना कि भाई ये दस्तरखान कल्चर को ख़त्म करें और लोगों को एम्पावर करें। मैंने बहुत सारे एनजीओ देखे, लेकिन मैंने सिर्फ एक महीने में देखा हुआ रमज़ान में भी हम कोई सहरी इफ्तारी नहीं करवाते, हम लोगों को एम्पावर कर रहे होते हैं कि यार आप ख़रीदो, खुद भी ख़रीदो, अपने बच्चों को भी ख़रीदने की आदत डालो। हमारे पाकिस्तान में 2 स्कूल्स चल रहे हैं, 2 स्किल सेंटर चल रहे हैं, एक रोटी बैंक चल रहा है, एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स चल रहा है, हमारा रोज़गार प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर हमारे वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं। मुझे क्यों निकाला से लेके मेरी क्या गलती तक मैंने तो सब कुछ, लेकिन महंगाई ये बात आप भी समझ लें और लोगों को भी समझ लेनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वज़ीर आला, गवर्नर के बदलने से पॉलिसीज़ नहीं बदलती। पाकिस्तान के निज़ाम को जंग लगा हुआ है, आलूदा निज़ाम हो गया है पिछले कोई 30-40 सालों में ख़ास तौर पे, जो कि पाकिस्तान को आगे चलने ही नहीं दे रहा, ना ये चलने देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान करीम मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के मुतअद्दिद मसाइल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो माहौलियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज का है। और फिर अगर आप शहर कराची के रिहायशी हैं तो फिर आपके अपने ही मसाइल हैं, आप बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। आपके पानी, गैस, बिजली, इन सारे मसलों से शहर कराची वाले रोज़ जूझ रहे होते हैं। ऐसे और ऐसे बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन हमाद फाउंडेशन हमाद तनवीर। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक है। हमाद भाई, सबसे पहले बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, जिसके बारे में हमारे लोगों को शायद ज़्यादा पता नहीं है और ज़्यादा हम बताते भी नहीं लोगों को। माहौलियाती तब्दीली और बहुत सारे मसले जो है, तूफ़ान, लहरें, खुशहाली, और अगर बात होती है बारिशें, फिर बहुत सारे मसले मसाइल हैं। फिर उस पर आपका 1 मिलियन जो है प्लांट का एक पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। कितना मौसर साबित हुआ ये कराची के लिए? देखिए, इन लोगों को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, हमारे मुल्क में शायद बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन एक मसला हमारा क्लाइमेट चेंज का भी है जिसको हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी इस मसले को देनी चाहिए। ये जो मसला है ये हमारी नस्लों की ज़िंदगियाँ तबाह कर सकता है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद कंट्रीज़ में आता है, टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डायरेक्टली इफ़ेक्टेड हैं, क्योंकि हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो जो दुनिया में जब भी कार्बन एमिशन होगी, जब भी क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसका डायरेक्टली नुकसान पाकिस्तान को होगा। अभी आपने देखा था कुछ सालों पहले जब फ्लड्स आया था तो कितना हमारे मुल्क का बुरा हाल हुआ था, कितने लोगों ने माइग्रेट किया, अर्बन एरियाज़ में आए। अर्बन एरियाज़ के हमारे कराची की अगर मैं बात करूं या बड़े शहर लाहौर की, हमारे यही मसला है, कराची में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, फिर ऊपर से अगर और लोग आ जाएंगे तो ये मसाइल कम तो नहीं होने वाले ना, ये तो मसाइल आपके बढ़ेंगे। अब एक सोल्यूशन तो इसका ये है कि हमारी टीम में से कोई या हम में से कोई एक क्लाइमेट का मिनिस्टर हो पाकिस्तान में, तो वो जो पॉलिसी बनाए वो पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट हो जाए और बस पाकिस्तान सुधर जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। सही बात। हमारे पास ना कोई इख्तियारात हैं, ना हमारे पास कोई वसाइल हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम यूथ मिलके हम क्या कर सकते हैं? हम प्लांटेशन कर सकते हैं और बहुत बड़ी तादाद में प्लांटेशन कर सकते हैं। हमने 2024 में एक कैंपेन का आगाज़ किया था कि हम पाकिस्तान के अंदर 1 मिलियन दरख्त लगाएंगे, और वो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, जिसमें अब तक हमने 2024 में सिर्फ 20,000 दरख्त लगाए थे। और ये जो हमारा 2025 का सीज़न चल रहा है इसमें हम टारगेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम 30,000 दरख्त लगाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप कराची के रिहायशी हैं और कराची में खुशहाली और कराची का मसला है, कंक्रीट का मैदान बना हुआ है पूरा शहर। अगर आप थोड़ा सा बाहर चले जाएं तो आपको एक बड़ा मसला होता है। फिर वहाँ पर आप कार खैर कर रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, जो काम हुकूमत का है वो आप कर रहे हैं। मसले मसाइल कितने होते हैं कि जब आप ये काम करने जाते हैं तो? देखिए, अभी पिछले दिनों की बात है, हमने
KMC या TMC, मैं कंफर्म नहीं हूँ, हमने उनसे जगह की परमिशन ली, हर चीज़ हमारे पास उनकी आ गई। सुबह 8 बजे हमारी प्लांटेशन थी दिस सैटरडे को। जब हम सुबह प्लांटेशन करने गए हैं तो वो मुकर गए कि भाई हमने तो परमिशन दी ही नहीं। हमने कहा भाई ये हमने आपसे पूरा सर्टिफिकेट लिया हुआ है, आपकी इजाज़तनामा है। हमने कहा नहीं नहीं, हमारा तो कोई सियासी जलसा था तो हमने जो है ना इस वजह से हम मसरूफ़ हैं, हम नहीं आ सकते प्लांटेशन। हमने कहा आपको आने की ज़रूरत भी नहीं, आप वैसे भी कुर्सी पे बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ हमें पार्क की इजाज़त दें, हमने वहाँ प्लांटेशन कर रही है। हमारा इरादा था कोई 200 प्लांट्स वहाँ सुबह लगाने का। तो एक यूनिवर्सिटी से हमने कोलैबोरेट किया था, हम वो प्लांटेशन नहीं कर सके। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें बड़ा, एक तो हम काम कर रहे हैं, इस मुल्क में काम कौन करना चाहता है, सब तो जाते हैं इस मुल्क से हम चले जाएं, बजाय इसके हमें यहाँ सपोर्ट किया जाए, हमें यहाँ पे तंग किया जाता है। खैर हम इससे कोई, हम अपना हौसला हारने वाले नहीं हैं। एक जगह से हमें मना होगा, हम दूसरी जगह ढूंढेंगे, लेकिन हम इस 1 मिलियन प्लांट्स को सक्सेसफुल ज़रूर बना कर दिखाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया तो सवाल कर ही देता हूँ। हमेशा से बलूचिस्तान वालों की भी शिकायत रही, फिर बहुत सारी चीज़ों पे हमेशा निगलेक्ट भी रहा ये सूबा, और जबकि मादनियात के हिसाब से और मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी है। क्या कहेंगे इस वक्त करंट कंडीशन वहाँ क्या है, और आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पर उस हवाले से क्या बताएंगे? देखिए, मुझे बलूचिस्तान इस वीकेंड जाना था, लेकिन जो हमारी टीम है उन्होंने बड़ा सख्ती से मना कर दिया है कि आप बलूचिस्तान कम से कम 1 महीने तक तो नहीं आना है। क्यों? उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंटली एक स्कूल की बस है, उसके अंदर धमाका हुआ है खुजदार में, और खुजदार में, एग्जैक्टली खुजदार में ही हमारा मेन, खुजदार में हमारा एक स्कूल है जहाँ पे 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसमें उनको खाना पीना हम दे रहे हैं। फिर वो बच्चे हैं जो कि आज तक कभी स्कूल गए ही नहीं है। फिर हमारा कोयटा में एक स्किल सेंटर है, सुबह में वहाँ स्कूल है। तो हमने इन प्रोजेक्ट्स को ग्रो करना है। हमारे बलूचिस्तान में वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं, ज़ाहिर है इसके चेक एंड बैलेंस के लिए हमें जाना पड़ता है, लेकिन अभी तो बिल्कुल वहाँ पे हालात इस तरह है कि बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पे एक आदमी जाए और वहाँ पे काम कर सके। खैर फिर भी हम कर रहे हैं, उम्मीद है जैसे ही हालात ठीक होते हैं तो हमने उस प्रोजेक्ट को और ग्रो करवाना है इंशाल्लाह। अच्छा, बात करते हैं आपके लॉ डिपार्टमेंट के हवाले से। और कानून की बालादस्ती जो है ना मुल्क में हमारे बहुत मुश्किल है, और अगर कानून की बालादस्ती करता है तो वो सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास करते हैं, अपर क्लास के बस की बात नहीं है ना वो ये कर सकते हैं कि वो कानून की बालादस्ती करें। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपना हक नहीं मिल रहा होता, जिनको जो है वो परेशान रहते हैं, जो अपने लिए वकील हायर नहीं कर सकते, जो सालों से जो है वो जेलों में पड़े हैं क्योंकि उनके पास बेल देने के पैसे नहीं। आपका जो लॉ डिपार्टमेंट है वो इस सारे मामलात पर क्या कर रहा है? ठीक है, हमारा लॉ डिपार्टमेंट का बड़ा सिंपल काम है, उसमें किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है ही नहीं, और हम किसी भी किस्म के कोई पॉलिटिकल केसेस लेते ही नहीं। हमारा सिंपल एजेंडा है, जो लोग सालों से जेल में पड़े हैं उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपना वकील करा सकें। कई लोग तो सिर्फ इसलिए अंदर थे कि उनके पास 5, 10, 20, 15 हज़ार रुपये की श्योरिटी जमा करवाने के पैसे नहीं थे। एक शख्स का केस हमारे पास आया था कि उसका बाप मजदूर था, वो 2 साल से अंदर है। क्यों? उसके बाप के पास 2 साल में 15 हज़ार रुपये जमा नहीं हुए कि वो 15 हज़ार दे के अपने बेटे को निकाल सके। उसका बाप एक मजदूर है और सिंध के किसी गांव में रहता था। हमने उस केस को टेकअप किया और विद इन मेरे ख्याल है 2 वीक्स के अंदर वो बंदा बाहर था। तो ऐसे तो कितने लोग हैं जो कि जेलों के अंदर हैं, उन्हें पता ही नहीं कि यार पाकिस्तान का लॉ का निज़ाम, ये जो लीगल सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, वो किस तरीके से चलता है। शायद पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो आखिरी नंबर्स पे आती है दुनिया में इंसाफ देने के हवाले से, लेकिन जाहिर है वकील जब तक, जो हमारा लीगल सिस्टम है वो जस्टिस के निज़ाम को यूज़ ही नहीं करेगा, जब तक एक केस को सही तरह से पुट अप नहीं किया जाएगा जज इंसाफ नहीं दे सकता। जज खुद तो जाके जेल के अंदर नहीं देख सकता ना कि भाई क्या हो रहा है, हाँ किस तरह हो रहा है। जज का ये काम नहीं है, ये काम है हमारे लीगल सिस्टम का, वकीलों का, कि सही तरह से उनको गाइड किया जाए। जो पैसे भी ले रहे हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं उन्हें क्या पता यार कि मैं अपनी बेल फाइल किस तरह करूं, या जो मेरी वाइफ बाहर है। अब कितने ऐसे लोग हैं जिनका वाहिद कफील जेल के अंदर है, उसकी माँ बाहर है, उसके बच्चे बाहर हैं छोटे छोटे, उसकी बीवी बाहर है, उससे क्या पता कि किस तरह इंसाफ मिलेगा उससे। आपको नहीं लगता ये काम आला हुक्काम का है कि ठीक है कैदी है, गुनाह हो गया, लेकिन उसका हक बनता है कि उसको पता चले कि उसका हक क्या है और उसका केस क्या है? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनको अपना पता ही नहीं कि उनके क्या केसेस चल रहे हैं। देखिए, ये काम आला हुक्काम तो है। अगर आला हुक्काम अपना काम कर रहे होते तो कराची में 33,000 NGO रजिस्टर्ड नहीं होती ना। तो
अगर कोई काम नहीं कर रहा तभी हमें ये काम करना पड़ता है, और इसमें कोई वो बात भी नहीं है। हम तो ये काम सवाब की नीयत से कर रहे हैं। हम इसलिए सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को 2050 तक बदलना है, और इंसाफ बड़ा अहम है। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा। नेल्सन मंडेला की बड़ी एक ज़बरदस्त सेइंग है जो कि हमेशा मुझे याद रहेगी कि गुर्बत इंसाफ से ख़त्म होती है, ना कि ज़कात खैरात बांटने से ख़त्म होती है। और यही जो हम रमज़ान में लोगों को समझाते हैं ना कि भाई ये दस्तरखान कल्चर को ख़त्म करें और लोगों को एम्पावर करें। जब तक आप लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, जिसने 30 दिन आपके पास खाया है वो अगले 30 दिन भी खाएगा, उसकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। 33,000 NGOs आपने खुद जिक्र कर दिया। 33,000 NGOs, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 33,000 में से कितने हज़ार हैं जो काम बिल्कुल अपने तरीके से कर रहे हैं? 33,000 में से मुझे जो पता है कि हम तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और हम बिल्कुल ओपनली काम कर रहे हैं। जो चीज़ हम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, लोगों का भरोसा है, इसीलिए हमारा 9 सालों से ये सिस्टम चल रहा है। बाकी का मुझे नहीं पता, और ना मैं जानना चाहता हूँ वो क्या काम कर रहे हैं। ना हम उन्हें डोनेशन दे रहे हैं, ना उनका कोई हमसे लेना देना है। ठीक है, हम काम कर रहे हैं, और भी हमसे ज़्यादा अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। TCF बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, शौकत खानम अच्छा काम कर रहा है, अखुवत बहुत अच्छा काम कर रहा है, इन लोग इंडस बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर ये जो आपके अदीब रिजवी हैं ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, SIUT वाले। मेरा ये इख्तलाफ ये है कि मैंने बहुत सारे NGOs देखे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक महीने में देखे, वो है रमज़ान। क्या वजह है कि रमज़ान में ये सब आ जाते हैं, सब नज़र आ रहे होते हैं, और पूरा साल क्या होता है, क्या मसला है? कि रमज़ान में आपने जो जितनी भी NGOs देखी होंगी ना, 99% वो इफ्तारी ही करवा रहे होते हैं। सही है ना, उसके अलावा कोई ऐसा काम रमज़ान में आउट ऑफ द बॉक्स हो नहीं सकता। या सहरी करवा रहे होंगे, इफ्तारी करवा रहे होंगे। तो जो हमारी शुतुरमुर्ग की सहरी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ उसका काम ये होता है कि हमने पूरा साल काम करना है। रमज़ान में भी हम कोई सहरी इफ्तारी नहीं करवाते, हम लोगों को एम्पावर कर रहे होते हैं कि यार आप ख़रीदो, खुद भी ख़रीदो, अपने बच्चों को भी ख़रीदने की आदत डालो। हमारे पाकिस्तान में 2 स्कूल्स चल रहे हैं, 2 स्किल सेंटर चल रहे हैं, एक रोटी बैंक चल रहा है, एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स चल रहा है, और इसके अलावा हमारा रोज़गार प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर हमारे वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं। तो हमारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरा साल सस्टेनेबल है, लोगों को एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारे मसाइल हम लोगों के हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि रोज़गार दिया जाए लोगों को, ना कि दस्तरखान पे बिठा के जो है वो खाना खिलाया जाए। अच्छा, फिर अगर बात करते हैं हम कराची की, आप और मैं कराची के रहायशी हैं, और आप भी जो है ना वो कराची के मसले देखते हैं। मतलब इस शहर को शायद किसी की नज़र लग गई, हाँ। या किसी ने जो है वो अपने मफादात के तहत इस शहर को खैर इस्तेमाल किया जा रहा है। वो बुनियादी ज़रूरियात जिससे पूरी दुनिया 100 साल पहले निकल गई, ये शहर आज भी उन बुनियादी ज़रूरियात और उन चीज़ों में फंसा हुआ है। गैस, बिजली, पानी, ये बड़ा मसला है। और फिर जो इसके खदोखाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बड़ा मसाइल है कि अगर आप सड़क पे निकल जाएं तो आपकी ज़िंदगी अज़ाब हो जाएगी। यार कराची में रहते हुए ना बड़ा अफसोस होता है कराची की तबाही देखकर। कराची शायद अभी भी पाकिस्तान का 60-70% रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके बावजूद यहाँ ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी। आज 2025 में जब लोग चांद पे जा रहे हैं, लोग ऐसी इनोवेशंस कर रहे हैं कि जो दुनिया उसका सोच ही नहीं सकती। चाइना, US, दुनिया कहाँ हमारी जा चुकी है। दुबई, मलेशिया हमारे बाद उनको इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला था, अब वो कहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन कराची, जहाँ चाइना से लोग इसलिए आते थे कि हम देखें कि कराची एशियन टाइगर अगर बन रहा है पाकिस्तान, तो कराची कैसे तरक्की हो रहा है। लेकिन हमारा जब डाउनफॉल शुरू हुआ 80-90s के बाद, तो वो ऐसा डाउनफॉल आया कि हम बजाय उससे रिकवर करें, हम उन मसाइल में धंसते चले जा रहे हैं। आज एक मिडिल क्लास आदमी जो कराची में रहता है, उसकी क्या ज़िंदगी है, ना उसके पास सड़क है, ना उसके पास बिजली, गैस, पानी, वो इसी मसाइल में घिरा हुआ है। क्या उसका बेटा कोई इनोवेशन कर सकता है? क्या जो कराची में रहता है वो कोई ऐसी ईजाद कर सकता है? क्या उसका हक नहीं है कि वो भी दुनिया से कम्पीट करे? ठीक है, लाहौर भी हमारे जैसा ही शहर है, उसके हालात तो बहुत अच्छे हैं, इस्लामाबाद भी पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन कराची में ऐसा क्या मतलब दुश्मनी है, या कराची में ऐसा क्या कमी रह गई है कि कराची को हमने इतना लावारिस छोड़ दिया। सब कहते हैं जब इलेक्शन आते हैं ना कि कराची को हम हक दिलाएंगे, कोई कहता है हम कराची को आज़ाद कराएंगे, कोई कहता है हम क्या कर देंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन जाते हैं कोई किसी को कराची की फ़िक्र नहीं है।
मैं कराची में रहा हूँ, कराची में बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दिल से अफसोस है अपने शहर की तबाही होने का। अब मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोई सड़कें तो नहीं बना सकता, मैं कोई रोड नहीं बना सकता, मैं पानी नहीं दे सकता, मैं ना बिजली दे सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर? हम और आप मिलके ये कर सकते हैं कि हमने लोगों को अवेयर करना है कि कौन पाकिस्तान में या कराची में आपके काम आ सकता है, और हमने किसके साथ खड़े होना है कि जब इस तरह की सिचुएशन बनती है। क्या टीएमसी अपना काम कर रहा है, क्या केएमसी अपना काम कर रहा है, क्या बल्दियाती इदारे जो दूसरे हैं, क्या हुकूमत अपना काम कर रही है? अगर कर रही होती तो ये मसाइल नहीं होते। तो मेयर कराची तो कहते हैं कि हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, जब हमसे उनसे बात करते हैं तो वो अपनी 106 सड़कें गिनवा देते हैं और कहते हैं वो तो बिल्कुल सही है। वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। काम हम अपना पूरा नहीं कर रहे। हमारा काम हम क्या पूरा नहीं कर रहे हैं? हम लोगों को ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि कराची के मसले क्या हैं और किन लोगों की वजह से। हमारा काम सिर्फ ये होना चाहिए कि हमने लोगों को अवेयर करना है और हमने अपनी मदद आपके तहत अब काम करना है। पाकिस्तान में जो है वो नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है, नौजवान डिग्रियां लेके हाथों में फिर रहे हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। देखें, बड़ा मुश्किल हो गया है। जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, हर साल पाकिस्तान में पता नहीं कितने हज़ार ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, उनको नौकरी के लिए अभी हमने कुछ दिनों पहले लिंक्डइन पे अपनी एक एमटीओ ऑफिसर के लिए ऐड लगाया था कि हमें एक एमटीओ ऑफिसर चाहिए अपना। तो आप यकीन करें कि मास्टर्स किए हुए लोग, एमबीए किए हुए लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उस छोटी सी 30-40 हज़ार की जॉब के लिए। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ 12 घंटे में या 18 घंटे में कोई 51 सीवीज़ हमने रिसीव करी, और वो सारे ओवर क्वालिफाइड हैं हमारे लिए। तो हमें उनकी एक तो ज़रूरत नहीं है, हम इतने ओवर क्वालिफाइड नहीं रख सकते, लेकिन वो इंसिस्ट करते हैं कि भाई हमारे पास तो जॉब ही नहीं है, हमें कहीं तो काम करना है। 20-25-30-40 हज़ार, तो इतना इस वक्त बुरा हाल है कि लोगों को जॉब्स की ज़रूरत है, लेकिन जाहिर है कंपनीज इस वक्त ले ऑफ कर रही हैं, इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, उन्हें भी जो है ना अपना ख़र्चा चलाना है। उसके लिए बहुत बड़ी आप देखेंगे कि कंपनीज़ ने लोगों को निकाल रही हैं। उस दौरान एक मास्टर्स किया हुआ लड़का अगर एक छोटी सी पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा तो आपको अंदाज़ा ये हो जाना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब क्या सिचुएशन है, कितने लोग बेरोज़गार हैं जिन्हें जॉब चाहिए। फिर यही होता है कि वो लोग जब जॉब उन्हें मिल जाती है मजबूरी में, तो जो हायर उनकी हिरारकी होती है वो उनको कितना ब्लैकमेल करती है। उनको जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर का कल्चर है वो बड़ा रूथलेस हो गया ना, वो उन्हें काम ही करने नहीं देती। उसकी टांग खींचेंगे, उसकी टांग खींचेंगे, वो कैसे मतलब हमारा मुल्क तरक्की करेगा? इसका मसाइल वहीं जाके सारे जोड़े हैं कि इन सब मसाइल का जो बॉटल नेक है वो एक ही है हमारे पास, कि जो हमारे इदारे हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर हर कोई अपना काम करने लग जाए ये मसाइल होंगे ही नहीं। अगर हर कोई अपना काम करने लग जाए तो उनके मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खैर, आखिरी आपसे सवाल करूँगा मैं, हो सकता है आखिरी ना हो लेकिन फिर भी, पाकिस्तान में महंगाई की शरह पिछले कई सालों में महंगाई की शरह में इजाफ़ा होता गया और हमने सियासी दौर भी देखे, मुझे क्यों निकाला से लेके मेरी क्या गलती तक मैंने तो सब देख लिया, मैंने हर चीज़ देख ली, लेकिन महंगाई वहीं की वहीं है। हर दौर आ रहा है लेकिन जब देखो महंगाई बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा है और लोग जो है अब उनकी इस्तेताअत नहीं है कोई चीज़ ख़रीदने की। क्या कहेंगे? देखिए, एक ये बात आप भी समझ लें और लोगों को भी समझ लेनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वज़ीर आला, गवर्नर के बदलने से पॉलिसीज़ नहीं बदलती। इन लोगों को चलाने वाले जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो कि सिंध सेक्रेटेरिएट में हैं या पंजाब में भी हैं, केपीके में, बलूचिस्तान में, क्या वो बदलते हैं कभी? नहीं, उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ। अगर आपका ऊपर की सारी हिरारकी आपकी चेंज हो जाए और चलाने वाले लोग वहीं रहें तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पाकिस्तान कभी बदलेगा? कभी भी नहीं बदल सकता। ये एक पाकिस्तान के निज़ाम को जंग लगा हुआ है, आलूदा निज़ाम हो गया है पिछले कोई 30-40 सालों में ख़ास तौर पे, जो कि पाकिस्तान को आगे चलने ही नहीं दे रहा, ना ये चलने देगा। इसका सल्यूशन ही ये है कि सारे हमें नए फेसेस चाहिए, नए लोग चाहिए इस डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो कि इस डिपार्टमेंट्स को, इस काम को आगे लेकर जाएंगे। अभी आप जाएं ज़रा सिंध सेक्रेटेरिएट में, आप जाएं पंजाब के किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, केपीके में, बलूचिस्तान में, आप अपना
काम बगैर पैसे दिए करवा कर दिखा दे। नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। आपका लाइसेंस नहीं बन सकता, आपका CNIC के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं, पासपोर्ट के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं, आप सिर्फ पैसे दें, आप देखें आपका कैसे काम होता है। हमारे इतने सारे मसाइल हैं, हल क्या निकलेगा? कहीं हम स्टैंड करते हैं या फिर ऐसे ही जूझते रहेंगे इन सारे मसलों से? अमीर अमीर होता रहेगा, गरीब गरीब होता रहेगा। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कोई ब्राइट है। आपको लगता है ब्राइट है? मुझे इसलिए लग रहा है ब्राइट है क्योंकि जब मैं ये बात करता हूँ ना कि हम पाकिस्तान को 2050 तक बदलेंगे, उसके पीछे एक पूरी लॉजिक है। जो 5 स्टेप्स पे हमारी कैंपेन खड़ी हुई है, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लाइमेट चेंज। अब क्यों ब्राइट है वो आप 30 सेकंड में समझ लें। हम हैं जनरेशन Z, हम सोशल मीडिया वाली जनरेशन है। हमारा लोगों ने मजाक उड़ाया है कि यार आपको क्या पता, आप लोग तो सोशल मीडिया देखकर बड़े हुए हैं। हम पाकिस्तान की वो जनरेशन है जो सबसे ज़्यादा अवेयर है, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, और हमें पता है हमारे राइट्स क्या हैं, हमें पता है पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, हमें पता है पाकिस्तान से कौन मुखलिस है, हमें पाकिस्तान के बैरूनी मसाइल भी पता है, हमें पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल भी पता है, हमें ये भी पता है कि ये सॉल्व होंगे कैसे। हमें कोई ये नहीं बता सकता कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। हम खुद इतने एम्पावर्ड हैं, हमें ये पता है कि हमने 20-25 साल में पाकिस्तान के फ्यूचर को किस तरह सुधारना है। अगले जो पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट डिसीशंस हैं वो हम लेंगे, ना कि कोई वो 60-70 साल के लोग जो हमारे पार्लियामेंट में या ब्यूरोक्रेसी में या आगे पीछे जो इदारों में बैठे हुए। हम उनको ये बताएंगे या अपने लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। पाकिस्तान अब एक समझ लें बदलता हुआ पाकिस्तान है। अब वो पाकिस्तान नहीं रहा कि जो डंडे के ज़ोर पे आपने चला लिया, अब ये वो पाकिस्तान नहीं है। हमें पता है कि पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त फ्यूचर होने वाला है इंशाल्लाह पाकिस्तान का। चलो, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं इस बात को सुनकर बड़ा खुश हूँ। किसी को तो फ्यूचर ब्राइट लगता है। हमारे भी मसाइल बहुत हैं, वक्त कम है। इस पॉडकास्ट का अख्ताम करेंगे यही बात करके कि बस मुल्क हमारा जो है वो तरक्की करता रहे। इस सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान को जो नज़र लगी है, अल्लाह उसमें बेहतरी लेके आए और ये मुल्क जो है वो हमारे लिए आगे जाकर बेहतर और बेहतर से बेहतर बनता रहे। इसी पॉडकास्ट के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।